बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का? वेलकम टू क्लास। हमारा आज का सेशन जो है वो इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स के हवाले से है, जो हमारी इस किताब का जो 8626 है उसका यूनिट नंबर 6 है। यहाँ टॉपिक के अंदर दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, एक स्ट्रेटजीज है और एक टेक्निक है। बुनियादी तौर पर ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ जो हमें सब्जेक्ट की हेडलाइन के अंदर या सब्जेक्ट का जो टाइटल है उसके अंदर हमें नज़र आती हैं। हम ये दोनों को लेकर चलेंगे और देखेंगे कि टेक्निक्स क्या होती है, स्ट्रेटजी क्या होती है, मेथड क्या होता है, अप्रोच क्या होती है और प्रिंसिपल क्या होते हैं। ये वर्ड्स जो हैं ये कहीं ना कहीं सिनोनिमसली यूज होते हैं, लेकिन इनके अंदर फ़र्क क्या है उस फ़र्क को हम वाजे करने की कोशिश करेंगे। जब हम इन तमाम को देखते हैं, ये टेक्निक क्या है, मेथड क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, अप्रोच क्या है, और फाइनली प्रिंसिपल क्या है। सबसे बुनियादी तौर पर जो ये सबसे पहले जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, सबसे बुनियादी एक जो इन टर्म्स के हवाले से जो टर्म है दैट इज़ द टेक्निक। तो टेक्निक जब हम कहते हैं और जब आप इसको देखते हो कि इनमें क्या इनकी हायरार्की बनती है, तो उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले जो क्लासरूम के अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ द टेक्निक। और यही आपकी इस जो किताब है इसके यूनिट नंबर 6 का टाइटल भी इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक है। टेक्निक क्या होती है बुनियादी तौर पर? So technique is a personal art and style of the teacher in carrying out the procedure of teaching. हर बंदे का अपनी अपना स्टाइल ऑफ टीचिंग है। तो ये आर्ट और स्टाइल ऑफ टीचिंग हर बंदे का मुख्तलिफ है। जिस तरह से उसके पढ़ाने का अंदाज है वही उसका स्टाइल है, वही उसका स्टाइल ऑफ टीचिंग और वही उसकी टेक्निक है। टेक्निक से जब हम ऊपर देखते हैं तो फिर मेथड आ जाता है। और मेथड में एक चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप मेथड की जितनी भी डेफिनेशंस देखोगे, या मैंने 3-4 आपके सामने बयान किए हैं, मेथड का तल्लक हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के साथ होगा। मेथड कैन बी ए प्रोसीजर एम्प्लॉयड टू accomplish योर लेसन ऑब्जेक्टिव्स, और मेथड कैन बी ए वेल प्लान्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स। Our method can be a series of related and progressive acts performed by teacher and pupil to achieve the desired objective of the lesson. And the last one is, method is an established way or procedure of guiding the mental processes in mastering the subject matter, and again mastering the subject matter is one of the desired learning outcome. So मेथड का तलक टेक्निक में हमने देखा कि टेक्निक इज द स्टाइल ऑफ टीचर्स टीचिंग। टेक्निक इज द स्टाइल ऑफ टीचिंग दैट ए टीचर कैन अडॉप्ट। लेकिन उसी चीज को जब हम मेथड की तरफ ले जाएंगे तो मेथड इज एक्चुअली सीरीज ऑफ रिलेटेड एंड प्रोग्रेसिव एक्ट्स। मेथड इज ए वेल प्लान्ड एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो टीचिंग के प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए, टीचिंग के प्रोसीजर को कैरी आउट करने के लिए जब टीचर कोई स्टाइल अपना अख्तियार करता है तो उसका वो स्टाइल तो टेक्निक कहलाती है। लेकिन उसी प्रोसीजर को जब वो अपने स्टाइल के जरिए से, अपनी टेक्निक के जरिए से स्टेप बाय स्टेप करके अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने की कोशिश करता है तो दैट इज द मेथड्स। यहाँ फर्क आपके सामने आ जाएगा कि स्टाइल ऑफ टीचिंग या आर्ट एंड स्टाइल ऑफ टीचर्स टीचिंग इज द टेक्निक, वेयर एज उसी आर्ट और स्टाइल ऑफ टीचर्स टीचिंग को लेते हुए जब वो कोई प्रोसीजर अख्तियार करता है, प्रोसीजर ऑफ टीचिंग अख्तियार करता है, और प्रोसीजर ऑफ टीचिंग क्या होगा, वो प्रोसीजर जो है वो वेल प्लान्ड स्टेप बाय स्टेप होगा। वो प्रोसीजर क्या होगा, वो स्टेब्लिश्ड वे ऑफ गाइडिंग मेंटल प्रोसेसेस होगा। वो प्रोसीजर क्या होगा, वो सीरीज ऑफ रिलेटेड एंड प्रोग्रेसिव एक्ट्स होगा। तो ये तमाम जो सीरीज ऑफ रिलेटेड एंड प्रोग्रेसिव एक्ट्स हैं, एस्टेब्लिश्ड वे
है या वेल प्लान्ड स्टेप बाय स्टेप है जिसका ताल्लुक जो है वो डिजायर्ड आउटकम्स को, डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स को, लेसन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, उसको हम मेथड कहेंगे। और फिर मेथड के बाद आ जाती है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है? दैट इज द ओवरऑल जनरल डिजाइन ऑन एग्जीक्यूशन और डिलीवरी ऑफ लेसन, set of decisions on learning activities to achieve an objective, और substitute to methodology। ये जो मेथड और स्ट्रेटेजी है इसको हम कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं, बट अगेन स्ट्रेटेजी जो है वो मोर ब्रॉडर हो जाती है जब हम किसी एक मेथड के साथ एक और मेथड को इस्तेमाल कर देते हैं टू हेल्पिंग दैट मेथड इन अचीविंग योर डिजायर्ड लेसन ऑब्जेक्टिव्स। तो वो जो दूसरा मेथड आप साथ में इस्तेमाल कर रहे हो तो दैट इज द स्ट्रेटेजी। हम लेक्चर मेथड तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लेक्चर मेथड को इम्प्रूव करने के लिए, लेक्चर मेथड को इफेक्टिव करने के लिए जब आप साथ में एग्जाम्पलीफिकेशन करते हो, जब आप साथ में क्वेश्चन आंसर करते हो, जब आप साथ में डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हो, तो ये डिस्कशन, ये क्वेश्चन आंसरिंग, ये जो किसी भी तरह के दरमियान में जो एग्जाम्पलीफिकेशन और एक्टिविटीज हैं, ये एक्टिविटी इज इटसेल्फ ए मेथड। सो एक्टिविटी मेथड है, डिस्कशन मेथड है, क्वेश्चन आंसरिंग एक मेथड है। जब किसी भी मेथड को आप किसी भी मेथड दूसरे मेथड को जो प्राइमरी मेथड है, जो पेरेंट मेथड है, उसकी इफेक्टिवनेस को बेहतर बनाने के लिए साथ में इस्तेमाल करते हो तो दैट बिकम्स अ स्ट्रेटजी। सो इट इज अ सेट ऑफ डिसीजंस एंड लर्निंग एक्टिविटीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। लर्निंग एक्टिविटीज हो रही थी, किसी एक मेथड के जरिए से करने की कोशिश की जा रही थी, उस मेथड को बेहतर करने के लिए जब आपने वंस यू हैव सम टाइप ऑफ डिसीजंस एंड यू सेट some decisions of carrying out another method with that method, तो वो जो बाद वाला मेथड है वो स्ट्रेटेजी बन जाएगी। सो ये इंडिपेंडेंट अलग से वो मेथड ही है, लेकिन जब वो किसी दूसरे मेथड के साथ मिलके किसी एक मेथड की इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा तो उसको हम स्ट्रेटेजी कह देंगे। दैट इज व्हाई इट इज अ सब्स्टिट्यूट टू मेथडोलॉजी आल्सो, ये सब्स्टिट्यूट टू मेथड्स आल्सो। अप्रोच क्या है? Approach is set of correlated assumptions or viewpoints dealing with the nature of teaching and learning. So nature of teaching and learning के साथ जब कोई भी व्यू पॉइंट, कोई भी बात जो है वो उसके साथ डील कर रही होगी तो डेट इज अप्रोच। नेचर ऑफ टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग क्या है? स्टूडेंट सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है? सो सेट ऑफ कोरिलेटेड assumptions, बच्चे जो हैं, assumption है कि बच्चे टीचर को अथॉरिटी देने से बेहतर पढ़ेंगे या बच्चों को फ्रीडम दी जाए तो बच्चे ज्यादा बेहतर पढ़ेंगे। सो one's viewpoint towards teaching is either teaching should be child centered or teaching should be learner centered or teaching should be subject based। तो ये अप्रोच आ गई। अप्रोच में क्या है कि कुछ लोग जो हैं वो टीचर सेंटर्ड के हम, ये कुछ लोग जो है they have the viewpoint towards teaching that teaching should be teacher centered. Some others are of the viewpoint that teaching should be learner centered. So approach क्या होगी? Approach is a set of correlated assumptions or viewpoints dealing with the nature of teaching and learning, one's viewpoint towards teaching and procedure that implies a variety of strategies to assess better understanding and effective learning. And last one is the principle, that is the means a journal or fundamental law, doctrine or assumption, primary source of origin। वो अगर आपका टीचर सेंटर्ड है तो टीचर सेंटर्ड का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ और ओरिजिन क्या है, रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स और रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर मेथड। तो ये जब हम देखते हैं कि हमारे पास ये टेक्निक और स्ट्रेटेजी कहाँ से आती है तो हम सबसे टॉप पर देखते हैं कि देयर आर प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल के बाद उन प्रिंसिपल से अप्रोच अखज की जाती है, उस अप्रोच से स्ट्रेटजीज निकाली जाती हैं, उन स्ट्रेटजी से पर्टिकुलर मेथड सेलेक्ट किया जाता है,
और उस मेथड से फिर हम टेक्निक के ऊपर आते हैं। तो ये एक इनकी हायरार्की है। व्हेन वी यूज दी ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स इन ए क्लासरूम, हमने अभी देखा कि सबसे बुनियाद जो है वो टेक्निक है, टेक्निक के बाद मेथड है, मेथड के बाद जो है वो स्ट्रेटेजी है, फिर अप्रोच है और फिर प्रिंसिपल है। यहाँ हमारा जो एरिया है या हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी है और साथ में टेक्निक है। हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज को भी आगे देखेंगे और टेक्निक को भी देखेंगे कि कौन सी हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं और कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं while teaching to students. So instruction strategy को हमने पहले भी डिफाइन किया। Instruction strategies are the techniques used for successful teaching concepts to a group of students. ये लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शंस होते हैं टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स। आपको अपने मकसद को कामयाब करने के लिए, मकसद को हासिल करने के लिए जब आप लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शंस जो है वो तरतीब देते हो तो दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी। So it is a process by which an instructional module, instructional phase or an entire course is delivered. तो यहाँ कहीं आपको ये स्ट्रेटेजी का वर्ड जो है ये मेथड के वर्ड के साथ कहीं सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा जब आप इसकी डेफिनेशंस को देखोगे। बट जो मेथड है उसमें एक चीज बहुत जरूरी है, मेथड इज ऑलवेज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मेथड इज वेल प्लान्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और उस वेल प्लान्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जब हेल्प आउट करने के लिए कोई हम एक और प्रोसेस अख्तियार करते हैं या कोई और एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि जिसके जरिए से हम अपनी टीचिंग को सक्सेसफुल कर सकते हैं तो उसको हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको उस तरह से स्टेप बाय स्टेप बात नजर नहीं आएगी, प्रोसेस तो नजर आएगा बट स्टेप बाय स्टेप वेल प्लान्ड आपको इसके अंदर नहीं आएगी। सो इट इज ए मेथड यूज्ड टू डिलीवर इंफॉर्मेशन इन क्लासरूम, ऑनलाइन और इन सम अदर मीडियम। इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज आर combination of instructional method. So instructional strategies are combination of instructional method, learning activities and materials that actively engage students in learning process and appropriately reflect both learning goals and students developmental needs. तो यहाँ मैं अगर दोबारा से इसके ऊपर देखूं और बताना चाहूँ आपको कि इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड। मेथड इज ऑलवेज ए सिंगल वन, दैट इज स्टेप बाय स्टेप वेल प्लान्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। सो जहाँ वेल प्लान स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा तो वो एक ही चीज के बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन जब हम स्ट्रेटजीज की बात करेंगे तो वहां एक ही मेथड नहीं होगा बल्कि वहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स होंगे, क्योंकि जब हम स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहां पर हम किसी भी तौर पर उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे होते। मैंने आपसे जिक्र किया कि लेक्चर तो मेथड है जिसके तहत हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन लेक्चर के दौरान ही हमारी डिस्कशन शुरू हो जाती है। सो डिस्कशन अलग से वेल प्लान्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के तहत अगर होगा तो फिर किसी और अंदाज में होगा, लेकिन लेक्चर बेस्ड क्लासरूम के अंदर के जहां स्टूडेंट्स रो और कॉलम्स के अंदर बैठे हुए हैं वहां पर अगर आप डिस्कशन स्टार्ट कर दे तो एज ए स्ट्रेटेजी तो फिर हम बहुत ज्यादा जो रूल्स हैं डिस्कशन वाले उनको हम खत्म कर देते हैं और इसको एज ए स्ट्रेटेजी यूज कर लेते हैं विद योर मेथड। इसी तरह से क्वेश्चन आंसर की मैंने बात की तो उसको अलग से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, लेकिन जब आप मेथड के साथ उसको यूज करोगे एज ए स्ट्रेटेजी तो फिर उसके बहुत ज्यादा रूल्स को हम छोड़ देते हैं, उस पर उस तरह से अमल नहीं करते। So instruction strategies are the techniques teacher use to help students become independent strategic learner. So strategies की हमने कुछ डेफिनेशंस देखी कि हम किस तरह से स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हैं। So effective strategies help to engage students in learning, developing critical thinking skills and keep students on task. इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी का बुनियादी मकसद क्या है? ये स्टूडेंट्स को एंगेज रखती है, एंगेज्ड इन लर्निंग, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आल्सो, एंड अनदर व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट कीप द स्टूडेंट ऑन टास्क, कीप द स्टूडेंट ऑन ट्रैक, कीप द स्टूडेंट्स ऑन डायरेक्शन।
स्ट्रेटजीज का बुनियादी मकसद ही ये होता है, अगर आपकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो गई, अगर आपकी तवज्जो जो है वो क्लास के अंदर नहीं रही, तो फिर क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से, फिर स्टोरी टेलिंग के ज़रिए से, फिर किसी भी ह्यूमरस बात के ज़रिए से, फिर किसी भी जोक के ज़रिए से आप बच्चों की तवज्जो वापस क्लासरूम के अंदर ले आते हो और उनको लर्निंग के अंदर एंगेज कर लेते हो, तो डेट इज़ व्हाट दी स्ट्रेटजीज आर। तीन तरह की बुनियादी इसके मकसद हैं। मोटिवेट स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम फोकस अटेंशन, मोटिवेशन इसके जरिए से आती है। ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग, एंड थर्ड वन इज मॉनिटर एंड असेस लर्निंग। और यही चीज अगर आप देखो तो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी शुड बी डायरेक्टली टाइड टू द करिकुलम, टू द डिजायर्ड स्टूडेंट आउटकम्स एंड क्लासरूम असेसमेंट। इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी जब भी आप बना रहे हो तो उसका ताल्लुक जो है वो करिकुलम के साथ भी हो, डायरेक्ट करिकुलम के साथ हो, या डिजायर्ड स्टूडेंट्स आउटकम्स के साथ हो, या क्लासरूम असेसमेंट के साथ हो। तो ऐसी ही इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज जो होगी वो बेस्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज होंगी कि जो हम क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ज़रिए से हम अपने डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स जो हैं उनको देख पाते हैं कि वेदर दोज आर अचीव्ड आर नॉट। तो स्टूडेंट्स की तवज्जो को बरकरार रखने के लिए, स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए, स्टूडेंट्स को टास्क ओरिएंटेड रखने के लिए, स्टूडेंट्स को जो है डायरेक्ट रखने के लिए, स्टूडेंट्स को लर्निंग में एंगेज रखने के लिए हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। और ये हम जो इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आवर टूडेज टॉपिक इज इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स, और उसमें हमारे ज्यादा फोकस जो है वो इस वर्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज के ऊपर है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को और मेथड को मोस्टली सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बट नॉट दी अदर टर्म्स। जो आपकी टेक्निक है, जो आपकी अप्रोच है, जो आपका प्रिंसिपल है, हम उस तरह से नहीं करते। ये भी हम सब्स्टिट्यूट के तौर पर तो इस्तेमाल करते हैं, बट ट्रूली इट इज नॉट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। स्ट्रेटजी अपनी जगह पे है, मेथड अपनी जगह पे है, बट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बिकॉज नोमेनक्लेचर सेम है। लेक्चर मेथड अपनी जगह पे है, एक्टिविटी मेथड अपनी जगह पे है, लेकिन उसी एक्टिविटी मेथड को जब हम लेक्चर मेथड के साथ इस्तेमाल करेंगे, देन एक्टिविटी मेथड जो है वो स्ट्रेटजी बन जाएगी। सो मेथड अपनी जगह पे है, नॉमेनक्लेचर में कोई फर्क नहीं आएगा, बट वहां पर हम उसको स्ट्रेटजी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। डिस्कशन मेथड अपनी जगह पे इंडिपेंडेंट है, बट डिस्कशन मेथड को लेक्चर मेथड के अंदर ले आएंगे तो नॉमेनक्लेचर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डिस्कशन मेथड विल बिकम द स्ट्रेटजी। क्वेश्चन आंसरिंग की मैंने बात की, एक्टिविटी की मैंने बात की कि एक्टिविटी अपनी जगह पे मेथड है, लेकिन एक्टिविटी मेथड को जब आप लेक्चर मेथड के पास साथ ले आएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हवाले से जब आप उसको यूज करोगे, तो देन एक्टिविटी मेथड बिकम ए स्ट्रेटजी। सो इसका बुनियादी, और ये तमाम, चाहे मैं एक्टिविटी मेथड की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं जो डिस्कशन मेथड की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं क्वेश्चन आंसरिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये तमाम जितनी भी इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज हैं, दे आर डायरेक्टली टाइड टू द करिकुलम। इसके तहत मैं जो भी बात करूंगा उसका तल्लक आपके उस पढ़ाए गए लेसन के साथ होगा, फिर डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स के साथ होगा और असेसमेंट के साथ होगा। फाइनली मुझे असेसमेंट की सूरत में मुझे अपनी इंस्ट्रक्शन का पता लगेगा, मुझे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का पता लगेगा। सो दोनों सूरतों में जब हम इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज के जरिए से हम अपने डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स को देख रहे होते हैं। कौन सी इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज यूज हो रही हैं? तो यहाँ पर आपके सामने मैंने चंद इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज को बयान किया। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, CI जिसे हम कहते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड, कंप्यूटर आंती तदरीस, उर्दू में अगर हम इसको कहें तो कंप्यूटर आंती तदरीस है। नॉन ग्रेडेड क्लास है, डिस्टेंस एजुकेशन है, ओपन लर्निंग है, टीम टीचिंग है, डिस्कशन मेथड है, लेक्चर मेथड है, केस स्टडी है,
क्वेश्चनिंग टेक्निक्स। तो ये चंद एक स्ट्रेटजीज हैं जो हम अपने क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि CAI क्या है। तो CAI अपनी जगह एक मेथड भी है, लेकिन जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम के अंदर तो देन इट बिकम्स a strategy. So computer assisted instruction, CI, is the oldest form of computer use in education. When most people think of computer application in education, they think of CAI. कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है ये तो तालीम के अंदर होता रहा है, और जो कंप्यूटर का इस्तेमाल है डेट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ CAI। 1960s में कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू हुआ। सो CAI इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर यूज इन एजुकेशन। और जब भी कोई बंदा बात करे कि हम कंप्यूटर को तालीम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड इन एजुकेशन, तो फिर वहाँ सबसे पहले जो बात जहन में आती है वो CAI के हवाले से ही आती है। तो CAI है क्या? CAI इज द सेल्फ लर्निंग टेक्निक। ये हर एक मेथड की या स्ट्रेटेजी की एक बात बहुत बहुत क्लियर होगी। इसमें क्या है, CAI इज ए सेल्फ लर्निंग टेक्निक यूजुअली ऑनलाइन और ऑफलाइन इन्वॉल्विंग इंटरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स विद प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहाँ से उसको मिलेगा? वो कंप्यूटर के अंदर होगा। सो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज एन इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शनल टेक्निक whereby a computer is used to present the instructional material and monitor the learning that takes place. So everything is in the hand of computer. CAI जब इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज की आप बात करोगे तो उस इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज में टीचर जो है, यहाँ अगर कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर टीचर जो है फैसिलिटेटर हो जाता है। So computer is used to present the instructional material and monitor the learning that takes place. सारा कुछ कंप्यूटर ही कर रहा है। CAI uses a combination of text, graphics, sounds and videos in enhancing the learning process. And his last one is CAI refers to the use of computer as a tool to facilitate and improve instruction. CAI programs use tutorials, drill and practice, simulation and problem solving approaches to present topics and they test the students' understanding. So ये जब हम इन सारी चीज़ों की बात करते हैं CAI है क्या, तो मैंने एक तो आपके सामने बयान किया कि CAI इज सेल्फ लर्निंग टेक्निक्स यूजुअली ऑनलाइन और ऑफलाइन इन्वॉल्विंग इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स विद प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। और फिर CAI किस तरह से हम दे पाते हैं? सो देयर आर सम टाइप्स ऑफ CAI एंड दीज टाइप्स आर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूटोरियल्स, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, सिमुलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सारी अप्रोचेस जो है, ये सारी जो फॉर्म्स हैं, दीज फॉर्म्स आर एक्चुअली द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जिसके जरिए से हम स्टूडेंट्स को जो नॉलेज है, स्टूडेंट्स को जो इंस्ट्रक्शन है और इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन जो है वो दे पाते हैं। तो यहाँ ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है वो CAI के जरिए से होगी, क्योंकि कंप्यूटर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहा होगा स्टूडेंट। तो जहां 1-to-1 इंटरेक्शन विद कंप्यूटर होगा तो ऐसी 1-to-1 इंटरेक्शन को फिर हम CAI कहेंगे, इन्वॉल्विंग कंप्यूटर। कहाँ से स्टार्ट हुआ? CAI का ओरिजिन जो है ये तो स्मॉल कमर्शियल कंप्यूटर्स के साथ USA के अंदर स्टार्ट हुआ जब ये सेंसस डाटा के लिए बना अराउंड 1960s में। So development of a small commercial computer in USA to process census data around 1960। उसके बाद फिर प्लेटो जो है, डेवलपमेंट ऑफ प्लेटो आया। प्लेटो क्या है? एक तो प्लेटो जो है वो फिलासफर हो गुजरा। तो यहाँ पे प्लेटो जो है डेट इज प्रोग्राम्ड लॉजिक फॉर ऑटोमेटिक टीचिंग ऑपरेशन। So development of Plato is programmed logic for automatic teaching operations, जो 1964 के अंदर ये प्रोग्राम्ड लॉजिक फॉर ऑटोमेटिक टीचिंग ऑपरेशंस जो हैं ये बने। और डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड ट्यूटोरियल्स इसके बाद जो हैं वो 1966 में कंप्यूटराइज्ड ट्यूटोरियल जो है अरिथमेटिक एंड रीडिंग फॉर एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन जो है वो बनाए पैट्रिक सपी ने। सो पैट्रिक सपी वाज आल्सो सेड टू बी द फादर ऑफ CAI। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 1966 के अंदर
पैट्रिक सपी ने 1960 के अंदर 1966 के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कंप्यूटराइज्ड ट्यूटोरियल इन अरिथमेटिक एंड रीडिंग फॉर एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन जो है वो तैयार की है। तो दैट इज व्हाई पैट्रिक सपी वाज सेड एज फादर ऑफ सीएआई। तो आजकल के दौर में अगर हम कहें तो सीएआई तमाम किस्म की टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज के लिए सीआई जो है बहुत सूटेबल है और यूज भी हो रहा है। So CI can be provided simultaneously even for 4,000 students and thereby it facilitate individual instruction। एक ही वक्त में CI के जरिए से आप तकरीबन 4,000 तलबा को अपना पैगाम जो है, अपनी इंस्ट्रक्शन जो है वो पहुंचा सकते हो, और फिर उस इंस्ट्रक्शन में हर तालिब इल्म इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन के जरिए से सीख भी रहा होता है। तो CAI जो है ये 1960 में कंप्यूटर के इजाद होने के बाद 1966 में फिर ये बना जब पैट्रिक सपी ने बच्चों के लिए प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन तैयार की, जिसका ताल्लुक जो है वो मैथमेटिक्स और जो रीडिंग के साथ। So typical CI provides text or multimedia content, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जब हम सीआई को देखते हैं तो सीआई किस तरह से होता है या उसके अंदर क्या चीज़ पेश की जा सकती है। सो टेक्स्ट और मल्टीमीडिया कंटेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और फिर जब ये पेश की जाती हैं तो इमीडिएट फीडबैक भी आती है। नोट्स ऑन इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज है, समराइजेज स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस है, एक्सरसाइजेज फॉर प्रैक्टिस है, एंड वर्कशीट्स एंड टेस्ट। तो जब हम कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि किस तरह से प्रोवाइड की जा सकती है, तो टिपिकल सीआई प्रोवाइड्स लाइक आपके सामने चंद एक जो उसकी टाइप्स हैं, एमसीक्यूज की सूरत में, टेक्स्ट की सूरत में, मल्टीमीडिया की सूरत में, एनिमेशंस की सूरत में, और हम फर्दर भी देखेंगे। आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कि कैसे सीआई वर्क्स। तो सीआई के काम करने का अंदाज क्या है। यहाँ कंप्यूटर की 3 स्क्रीन है एक्चुअली। फर्स्ट स्क्रीन, then on to second screen, then on to third screen. Now on first screen is Bobby, आगे जो है वो स्पेस है, up the flute and began to, फिर स्पेस है, into it to make, then space है। So ये फर्स्ट स्क्रीन में आ जाए। अब फर्स्ट स्क्रीन में पहले वाले हिस्से के अंदर ही जो तालिब इल्म है उसने चीज को पुट करना है, ठीक है। तो वो पहले में क्या करता है जी, जब वही उसने देख ली उसके सामने, सो पुट करने के बाद नाउ कम्स ऑन टू सेकंड स्क्रीन। पिक्ड उसने सिलेक्ट किया, ब्लो सिलेक्ट किया, एंड प्ले सिलेक्ट किया। तो तीनों अगर उसने सिलेक्ट किए, और इसके बाद नाउ ऑन टू द थर्ड स्क्रीन, जो सीआई क्या बताएगा, साथ ही बता देगा कि बॉबी पिक्ड अप द फ्लूट एंड बिगेन टू ब्लो इनटू इट टू मेक प्ले, दैट मीन ही हैज सिलेक्टेड द ऑप्शन रॉन्गली। वो म्यूजिक होना चाहिए था जबकि उसने प्ले को सिलेक्ट किया। तो यहाँ अगर आप देखते हो कि प्ले का कलर है और म्यूजिक का कलर है। अगर जो सही होगा तो भी उसी वक्त ही फीडबैक सामने आ जाएगी, गलत होगा तो उसी वक्त ही फीडबैक सामने आ जाएगी। सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्क्रीन के बाद तालिब इल्म के सामने जो है उस आइटम का, उस क्वेश्चंस का फौरन से फीडबैक या आंसर मिल जाएगा कि वेदर यू हैव अटेम्प्टेड दैट राइटली और रॉन्गली। तो सीआई के जरिए से आप फौरन से फीडबैक ले सकते हो, एंड दैट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग सीआई। जब हम कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि वो किस तरह से हम तलबा को पढ़ा सकते हैं और उसके जरिए से हम इंस्ट्रक्शन जो है वो दे सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? 1-to-1 इंटरेक्शन, वन कंप्यूटर वन लर्नर। सो 1-to-1 इंटरेक्शन है, कंप्यूटर और लर्नर है। इंस्ट्रक्शन प्रेजेंटेड ऑन ए कंप्यूटर है, सो 1-to-1 इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के ऊपर प्रेजेंटर होगी। ग्रेट मोटिवेटर है क्योंकि इंटरेक्टिव होता है इसलिए मोटिवेटर भी है। कंप्यूटर के साथ आप
घंटों बल्कि पूरा पूरा दिन कंप्यूटर के ऊपर बैठे रहो, टाइम का आपको एहसास नहीं होगा। यहाँ लेक्चर सुनना है तो 40 मिनट के बाद आपकी बोरियत स्टार्ट हो जाएगी। बट कंप्यूटर जो है वो ग्रेट मोटिवेटर है। कैप्चर द स्टूडेंट्स अटेंशन, illustrate a concept through attractive animation, sound and demonstration। तो अट्रैक्टिव एनिमेशंस आएंगे, साउंड है, डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसकी वजह से आपकी टेंशन और मोटिवेशन बरकरार रहती है। इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स है, फीडबैक है, इमीडिएट फीडबैक अभी मैंने आपके सामने जो है वो बयान किया। सो ये इमीडिएट फीडबैक जो होगी, ये एडवांटेजेस ऑफ CAI है। मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। CAI के जरिए से जो भी रिकॉर्ड है, अभी 3 स्लाइड्स गुजरी, 3 स्लाइड के बाद सही है या गलत है, कंप्यूटर ने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। Now at any time you can access to that record, provide immediate feedback, letting students know whether their answer is correct or incorrect। सो रिकॉर्ड जहाँ स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का बरकरार हो रहा है, जहाँ पे फीडबैक इमीडिएट आ रही है, वहीं पर इस तालिब इल्म जो ही फीडबैक आएगी, तालिब इल्म को पता चल जाएगा कि उसका जवाब ठीक है या गलत है। सो फौरन से फीडबैक जो है वो CAI को बहुत ज़्यादा अहम कर देती है और उसको उसकी अहमियत को बढ़ा देती है और उसके ज़रिए से लर्निंग को इन्हांस कर देती है कि आप फ़ौरन से किसी भी कंटेंट के बारे में फीडबैक ले सकते हो और स्टूडेंट्स की लर्निंग को चेक कर सकते हो। इसी तरह से एडवांटेजेस और भी हैं। सेल्फ पेसिंग है, अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रोसीड एट देयर ओन पेस। अगर कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो वो स्टूडेंट छठे यूनिट पे पहुंच गया, और दूसरा जो उस तरह से इंटेलिजेंट नहीं है, जो उस तरह से टाइम दे नहीं पा रहा, वो अभी तीसरे यूनिट पे बैठा हुआ है। सो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कैन लर्न अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलेक्चुअल लेवल, और जो स्लो लर्नर्स हैं वो अपनी रफ्तार से बढ़ते रहेंगे। सो सेल्फ पेसिंग होता है। प्राइवेसी हेल्प्स द शाई एंड स्लो लर्नर्स टू लर्न। प्राइवेसी है, हाँ, क्योंकि इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है, वन टू वन इंटरेक्शन है। सो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, इनफरादी तदरीस होने की वजह से, वन टू वन इंटरेक्शन होने की वजह से, सेल्फ पेसिंग होने की वजह से, फिर शाई और स्लो लर्नर्स की प्राइवेसी कायम रहती है। मल्टीमीडिया हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स थ्रू मल्टी सेंसरी अप्रोच। मल्टीमीडिया साउंड्स हैं, वीडियोज हैं, सो वाचिंग प्लस लिसनिंग जो है, आपने दो सेंसरी जो आपके सेंसेस इस्तेमाल किए आउट ऑफ 5 सेंसेस, जो आपके दो बड़े सेंसेस हैं, जो लिसनिंग और विजन है। तो दोनों को अगर हम देखें और इनकी परसेंटेज को भी देखें, लाइक हम अगर 100% सेंसेस से सीखते हैं या लर्न करते हैं या नॉलेज गेन करते हैं, तो आपका लिसनिंग से 13% है, आपका विजन से 75% है, आपका टच से 6% है, आपका टेस्ट से 3% है, आपका स्मेल से 3% है, जो 100% बनता है। अब टच, टेस्ट और स्मेल को हम अलग साइड पर रखें, जो 6% टच है, 3% जो है वो टेस्ट है, 3% स्मेल है, तो ये 12% बन जाता है। बाकी 78%, 13% फ्रॉम हेयरिंग एंड 75% फ्रॉम विजन, दैट इज 88% यू कैन गेट फ्रॉम दीज टू सेंसेस। सो ये मल्टी सेंसेस जो हैं, जब आप जो साउंड से सुन भी रहे हो, फिर आप वीडियो से देख भी रहे हो, तो सुनने और देखने से दोनों को मिला के जब आपकी मल्टी सेंसरी अप्रोच हो जाएगी, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और आसान हो जाएगी। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, सो स्टूडेंट्स कैन डिसाइड व्हेन, वेयर एंड व्हाट टू लर्न। सो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, व्हेन, वेयर एंड व्हाट टू लर्न। टाइम के हवाले से ये फ्लेक्सिबल है, टाइम एंड स्पेस के हवाले से। व्हेन यू वांट टू लर्न, यू कैन सेट ऑन योर कंप्यूटर एंड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स। तो यहाँ पर टाइम बाउंडिंग नहीं है। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट कंटेंट प्रेजेंटेशन टू लर्नर, फ्रीज द इंस्ट्रक्टर टू डू अदर थिंग्स। टीचर जो है वो इंस्ट्रक्टर बन गया, टीचर जो है वो फैसिलिटेटर है, टीचर और प्लानिंग कर सकता है। इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। तो ऐसे बच्चे के जिनको डिसेबिलिटीज हैं,
डिसेबिलिटीज में हेयरिंग का इशू है, डिसेबिलिटी में विजन का इशू है, सो विजन और हेयरिंग वाले बच्चे हैविंग सम टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज वो इससे फायदा उठा सकते हैं। फिर जहाँ खूबियां हैं वहाँ खामियां भी हैं। सो हर चीज की जहाँ खूबियां होती हैं वहाँ खामियां भी आपको मिलेंगी। सबसे बड़ी खामी जो है, इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर कैन बी कॉस्टली। कंप्यूटर है, पूरी क्लास के लिए आपको करना है, हमारे यहाँ तो मोर देन 100 की क्लास होती है, सो 100 की क्लास के लिए आपको 100 कंप्यूटर चाहिए और 100 कंप्यूटर्स के अंदर आपको 100 सॉफ्टवेयर भी चाहिए। सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी कॉस्टली, डेवलपमेंट टेक्स टाइम एंड मनी। अब कंप्यूटर को आपने सीआई के लिए प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को प्लान भी करना है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को डेवलप की भी करना है। So development of that programmed instruction takes time and money. Not all learning outcomes are well addressed by CI. हाँ, तमाम के तमाम नहीं भी हो सकते, ठीक है। बाज ऐसे हैं कि जैसे लैंग्वेजेस के हवाले से हमें उनको CI के जरिए से सीखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ए पुअर सब्स्टिट्यूट फॉर एक्चुअल एक्सपीरियंस। एक्चुअल एक्सपीरियंस जो है उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन जब आप टीचिंग को मैकेनिकल अंदाज में देखने की कोशिश करोगे, टीचिंग को मशीनी अंदाज में बना के सिखाने की कोशिश करोगे, तो वो जो मैकेनिकल अंदाज में लर्निंग होगी वो कहीं पे भी एक्चुअल लर्निंग का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। सो एक्चुअल लर्निंग क्लासरूम के अंदर फेस टू फेस विद द टीचर, उसका जो इफेक्ट है वो किसी और अंदाज में है। जो आपका एक्चुअल एनवायरनमेंट है, जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में एक्चुअल एक्सपीरियंसेस के साथ जो लर्निंग है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में होती है। वेर एज लर्निंग जो है, अगर वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर करोगे तो देन लर्निंग बिकम्स टू मैकेनिकल। तो लर्निंग मैकेनिकल अंदाज में हो जाएगी, वो उस तरह से नेचुरल अंदाज में नहीं होगी। और मैकेनिकल अंदाज में जब होगी तो एक वक्त पर तो बहुत अच्छी लगेगी, बट बाद में बोरियत का शिकार होना शुरू हो जाएगी। रिस्ट्रिक्टेड टेक्स्ट डिस्प्ले है, टीचर पूरी की पूरी किताब है, टीचर पूरी का पूरा इंसाइक्लोपीडिया है, जबकि आप सीआई के जरिए से किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट ही डिस्प्ले कर सकते हो। पूरे का पूरा चैप्टर डिस्प्ले करोगे देन इट टेक्स मच मोर टाइम। तो आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कुछ टेक्स्ट दोगे और टेक्स्ट से फिर आप आगे आइटम्स जो हैं वो आप जनरेट करके तो सवालात की सूरत में पूछना शुरू कर दोगे। सॉफ्टवेयर लिमिटेशंस हैं, फिर हार्डवेयर लिमिटेशंस हैं। सो सॉफ्टवेयर लिमिटेशन, सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, इशू बन गया। इसी तरह से हार्डवेयर जो है उसके अंदर माल फंक्शनिंग आ गई तो आपका सीआई काम करने से रुक गया। सो ये सीआई की जहां एडवांटेजेस हैं वहां पर सीआई की डिसएडवांटेजेस भी हैं। जहां इसका फायदा है वहां इसके नुकसानात भी हैं, बट फिर भी अगर दोनों फायदे और नुकसानात को हम कंपेयर करें तो इसके फायदे जो है वो कहीं ज्यादा हैं इसके नुकसानात से। नॉन ग्रेडेड क्लास क्या होती है, जो हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी है। तो नॉन ग्रेडेड क्लास एक्चुअली ऐसी क्लास होती है कि जहां पर आप डिफरेंट एज और डिफरेंट एबिलिटीज के बच्चों को आप सेम क्लासरूम के अंदर लेकर आ जाते हो। सो हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ ग्रुप जो बनेगा उसको हम नॉन ग्रेडेड क्लास कहते हैं। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मीन कि दोज जिनकी जो एबिलिटीज हैं, दोज जिनकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। होमोजीनियस एक ही तरह की करेक्टरिस्टिक्स वाले, हेट्रोजीनियस डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स वाले। और डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स उनकी कहाँ पे होंगी, उनकी एज के अंदर डिफरेंस होगा, उनकी एबिलिटी के अंदर डिफरेंस होगा, उनके करिकुलम के अंदर डिफरेंस होगा। सो ऐसे तालिब इल्म जिनकी उम्र के अंदर, जिनकी काबिलियत के अंदर डिफरेंस हो और फिर आप उनको किसी एक ही जगह पर इकट्ठा करके ले आओ तो ऐसी क्लास को हम कहते हैं नॉन ग्रेडेड क्लास। सो ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि जिसके तहत हम एक ही क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ बच्चों को बिठा के पढ़ा सकते। नॉन ग्रेडेड एजुकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एजेस and ability levels together in a same classroom without dividing them or
the curriculum into steps labeled by grade designation. तो मुख्तलिफ उम्रों के मुख्तलिफ काबिलियतों के बच्चे जो हैं, जब आप उनको क्लासरूम के अंदर ले आते हो और उनके लिए उनकी काबिलियत और एज के मुताबिक करिकुलम को स्टेप बाय स्टेप लेबल्ड करते हुए जब आप उनको पढ़ाते हो, तो फिर उसको हम नॉन ग्रेडेड क्लास कहते हैं। सो मिक्स्ड एज, दूसरा नाम इसका जो है मिक्स्ड एज ग्रुपिंग भी है। So mixed age grouping is a way of grouping children in which the children's age range is longer than or larger than a year, sometimes 2 years and sometimes more. ऐसी क्लास के जिसमें बच्चे होते हैं और बच्चों की उम्रों के दरमियान में फर्क 1 साल या 2 साल या 2 साल से ज्यादा होता है, ऐसी क्लास को हम नॉन ग्रेडेड क्लास कहते हैं। और नॉन ग्रेडेड क्लास में फिर आप जो करिकुलम है उसको स्टेप बाय स्टेप लेबल्ड करते हो अकॉर्डिंग टू द ग्रेड डेजिग्नेशंस। ग्रेड डेजिग्नेशन क्या है? ग्रेड उनकी जो एज के हवाले से है, ग्रेड उनकी एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से है। सो इट इज इंटेंडेड टू ऑप्टिमाइज द एजुकेशनल पोटेंशियल ऑफ द मिक्सचर इटसेल्फ। In a mixed age classroom, children stay with the same teacher for several years. जहाँ मिक्स्ड क्लासरूम होती है वहाँ स्टूडेंट जो है वो टीचर्स के साथ लंबे अरसे तक रहते हैं, क्योंकि टीचर ने उन बच्चों की ग्रेडिंग की हुई है, टीचर को पता है हर बच्चे के बारे में, उसकी एज के बारे में, उसकी लर्निंग प्रॉब्लम्स के बारे में, तो वो बेहतर तौर पर उनको पढ़ा सकता है। फिर एक और जो टेक्निक है दैट इज डिस्टेंस एजुकेशन। और डिस्टेंस एजुकेशन में देर आर डिफरेंट, जब हम डिस्टेंस एजुकेशन को देखो, बट डिस्टेंस एजुकेशन से पहले हम देखेंगे कि डिस्टेंस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। हमारे पास 3 मोड्स ऑफ एजुकेशन है। वन मोड ऑफ एजुकेशन इज इनफॉर्मल, सेकंड इज फॉर्मल एंड थर्ड इज नॉन फॉर्मल। तीनों को अगर हम बयान करें, इनफॉर्मल जो होता है उसको हम गैर रस्मी कहते हैं। गैर रस्मी जो असलूब तालीम। सो गैर रस्मी होता है इनफॉर्मल, फॉर्मल होता है रस्मी, और नॉन फॉर्मल होता है नीम रस्मी। तीनों का जो फर्क है, अक्सर जो है ये इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल को जब उर्दू में बयान करते हैं तो गलत बयान कर जाते हैं। फॉर्मल तो मुतफिक हैं सारे के, फॉर्मल रस्मी होता है, बट गैर रस्मी कौन सा होता है? तो गैर रस्मी वो नॉन फॉर्मल को कह जाते हैं, जबकि गैर रस्मी जो है वो इनफॉर्मल है। जब आप इसको बेहतर तौर पर इस तरह से उर्दू में समझ पाओगे तो फिर आप इसको ट्रांसलेट भी कर पाओगे। सो रस्मी जो है वो फॉर्मल है, गैर रस्मी जो है वो इनफॉर्मल है, नीम रस्मी जो है वो नॉन फॉर्मल है ना। ये नीम रस्मी कैसे है? क्योंकि इसके अंदर नॉन फॉर्मल के अंदर फॉर्मल की भी करेक्टरिस्टिक्स हैं और इनफॉर्मल की भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी एज नीम रस्मी, और इंग्लिश में हम इसको नॉन फॉर्मल कहते हैं। इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल ऐसा तरीका तदरीस है कि जिसके अंदर कोई भी बाकायदा तौर पर निसाब मुतय्यन नहीं होता, ना निसाब मुतय्यन होता है, ना पहले से तयशुदा मकासद मुतय्यन होते हैं। सो ऐसा निसाब, ऐसा ज़रिया तालीम कि जो हम अपने माशरे और माहौल से सीखते हैं, ये ऐसी तालीम जो हम अपने माशरे, माहौल और अपने इर्द गिर्द के हालात से सीखते हैं, उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और इसके इदारों में घर है, मदरसा है, मुआशरा है, मस्जिद है, फैमिली है, ये सारे इनफॉर्मल के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इनफॉर्मल के इंस्टीट्यूशन मैंने आपके सामने बयान किए। घर, स्कूल, स्कूल भी एक तरह स्कूल को जिसको हम दूसरे मानों में मस्जिद को कह लें। सो घर है, मस्जिद है, माहौल है, मुआशरा है, दैट इज इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। और ऐसी तालीम कि जिसके लिए बाकायदा तौर पर कोई निसाब या कोई मकसद मुतय्यन नहीं होता, उसको हम इनफॉर्मल कहते हैं। आप रोड के ऊपर जा रहे हो और रोड के ऊपर जाते जाते आपने कोई बड़ा सा बिल बोर्ड देखा, बिल बोर्ड के ऊपर आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखी, आपने एडवर्टीजमेंट देख के आपने उस चीज़ के बारे में जान लिया, दैट इज योर इनफॉर्मल एजुकेशन। जो आपको जानना मकसद नहीं था बट आपने सीख लिया। फॉर्मल क्या है? फॉर्मल रस्मी तालीम ऐसी तालीम है
कि जिसके अंदर बाकायदा तौर पर पहले से तयशुदा निसाब और मकासद तालीम मुतय्यन होते हैं। ऐसा तरीका तदरीस, ऐसी तालीम कि जिसके अंदर पहले से तयशुदा निसाब और मकासद तालीम मुतय्यन होते हैं, उसको हम फार्मल एजुकेशन, ये रस्मी तालीम कहते हैं, जो स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में हासिल की जाती है। दैट इज फॉर्मल एजुकेशन। नाउ ऑन टू नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नीम रस्मी क्या है? नीम रस्मी ऐसी जो तालीम है, या नीम रस्मी तालीम ऐसी जरिया तालीम है कि जिसके अंदर पहले से तयशुदा मकासद और निसाब तालीम होता है, लेकिन इनको हासिल करने के लिए ज़राए अबलाग और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। सो ऐसा तरीका तदरीस कि जिसके अंदर निसाब तालीम और मकासद तालीम मुकर्रर होते हैं, लेकिन तालीम जो है वो फासला सॉरी ऐसा जरिया तालीम कि जिसके अंदर पहले से मकासद तालीम और निसाब तालीम मुकर्रर होता है, लेकिन ये तालीम फासलाती तालीम के ज़रिए से दी जाती है, या ये तालीम मीडिया के इस्तेमाल के ज़रिए से दी जाती है, तो ऐसी तालीम को हम नॉन फार्मल एजुकेशन कहते हैं। और नॉन फार्मल एजुकेशन के अंदर ये दोनों जो डिस्टेंस एजुकेशन और अडल्ट एजुकेशन जो है, ये नॉन फार्मल एजुकेशन के अंदर आ जाते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन कौन सा है? डिस्टेंस एजुकेशन इज ए टाइप ऑफ एजुकेशन where there is a distance between teacher on one hand and student on the other hand। मेरा और आपके दरमियान जो है, ये जो अभी एजुकेशन हो रही है, ये डिस्टेंस एजुकेशन है नॉन फॉर्मल की। मेरे और आपके दरमियान में फासला है। यू आर, एक तो फिजिकल डिस्टेंस है, इसके अलावा जो है वो फिजिकल डिस्टेंस के साथ जो है आपका जो इंटरेक्शन के हवाले से डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जहां पर आपका वन टू वन इंटरेक्शन नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस एजुकेशन, वेयर देयर इज ए डिस्टेंस बिटवीन टीचर ऑन वन हैंड एंड स्टूडेंट ऑन द अदर हैंड, और उसी डिस्टेंस को नाउ दैट डिस्टेंस इज नाउ ब्रिज्ड विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर आ गया, ईमेल आ गया, डिजिटलाइजेशन हो गई, जो मोबाइल आ गए, सो उसके जरिए से अब वो फासला कम का हो गया, बट देयर इज स्टिल ए डिस्टेंस एग्जिस्ट। अडल्ट एजुकेशन क्या है? सो अडल्ट एजुकेशन इज ए एजुकेशन दैट इज एक्चुअली गिवन टू अडल्ट्स। अब अडल्ट्स कौन होते हैं? दोज हैविंग द एज ऑफ मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी की एज तक पहुंच जाएं। दोज हैविंग रीच्ड एट द एज ऑफ हैविंग CNIC, जो शनाख्ती कार्ड हासिल कर ले, जिनके पास जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जिनके ऊपर आ जाएं, जिनके ऊपर लीगल लाइबिलिटीज जो है वो आ जाएं, तो ऐसे को हम अडल्ट कहते हैं। सो अडल्ट इज ए पर्सन हु आर डीलिंग विद सम टाइप ऑफ लीगल लाइबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड एज अडल्ट। और फिर उस बंदे के लिए हैविंग सम टाइप ऑफ लीगल लाइबिलिटीज रीच्ड एट द एज ऑफ मैच्योरिटी, जब उसके लिए तालीम का इस्तेमाल किया जाता है, तो डेट इज कॉल्ड एज अडल्ट एजुकेशन। तो ये कॉन्सेप्ट से तो इनफॉर्मल, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल को मैं दोबारा से एक एक सेंटेंस की सूरत में बयान कर रहा हूँ। इनफॉर्मल ऐसा जरिया तालीम है या ऐसा तरीका तालीम है कि जिसके अंदर कोई पहले से मुतय्यन करदा मकासद और निसाब नहीं होता, और ये हम अपने माशरे, माहौल, घर से सीखते हैं। फॉर्मल एजुकेशन ऐसा जरिया तालीम है कि जिसके अंदर पहले से तयशुदा मकासद तालीम और निसाब तालीम होता है, और ये हम बाकायदा तौर पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से हासिल करते हैं। नॉन फार्मल एजुकेशन ऐसा जरिया तालीम है कि जिसके अंदर पहले से तयशुदा मकासद और निसाब तालीम होता है, लेकिन हम इसमें फासलाती तालीम के ज़रिए से सीखते हैं और ज़राए अबलाग को इस्तेमाल करके सीखा जाता है। तो ये तीनों के दरमियान में जो फ़र्क था, with the distance education, that there is a distance between teacher on one hand and student on the other hand। डिस्टेंस एजुकेशन भी कई तरह से है। यहाँ आपके सामने
सिंक्रोनियस टाइप ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन है, एसिंक्रोनियस टाइप ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन है, कंप्यूटर बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग है। सिंक्रोनियस कौन सी होती है? सिंक्रोनियस मीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर इन ए रियल टाइम, फॉर एग्जांपल विद टू वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, students interact with live video of an instructor. Less complex technology such as telephone conversation are also synchronous. So अभी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो that is called as synchronous type of distance education. मैं आपसे टेलीफोन के जरिए हूं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हूं तो इसको हम सिंक्रोनियस कहेंगे। हम इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ हमारे पास फैसिलिटी है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से अपनी इसी टीचिंग को सिंक्रोनियस कर सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम कि जिसके जरिए से आप अपनी टीचिंग को बेहतर अंदाज में जो है वो डिलीवर कर सको और वन टू वन इंटरेक्ट कर सको। सो ऐसी टीचिंग को हम कहेंगे सिंक्रोनियस। मीन्स द टीचर एंड स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर इन ए रियल टाइम। सो रियल टाइम में मेरी और आपकी इंटरेक्शन हो रही है। और टू वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो टू वे नहीं हो रही, बट स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद लाइव वीडियो ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, जो अभी हम उस तरह से नहीं कर पा रहे। बट लेस कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज तो इस्तेमाल हो रही हैं, एंड दैट इज द यूज ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन। और हमारे पास अभी जो एक तरीका है कि हम पब्लिक चैट के जरिए से डायरेक्ट बात कर पा रहे हैं। सो पब्लिक चैट के जरिए से जो डायरेक्ट आपकी और मेरी इंटरेक्शन जो हो रही है उसके जरिए से हम इसको सिंक्रोनियस कर सकते हैं, ये कह सकते हैं। दूसरी एसिंक्रोनियस है, इट मींस डिलीवरिंग द इंस्ट्रक्शन वाया वीडियो, कंप्यूटर और अदर मींस एंड द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड एट ए लेटर टाइम। एक क्या एसिंक्रोनियस की है कि मैंने वीडियो बनाई, मैंने वीडियो अपलोड कर दी, अपलोड करने के बाद जब वीडियो अपलोड हो गई तो आपने उसको बाद में देख लिया। यू व्यू दैट वीडियो ऑन यूट्यूब, और YouTube के ऊपर देखने के बाद नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन, आप सवाल भी पूछ सकते हैं। आप सवाल पूछने के अलावा अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। सो इस तरह से जब आप अपनी जो टीचिंग है या लेक्चर जो आपने डिलीवर किया उसको वीडियो के जरिए से या कंप्यूटर के जरिए से या किसी और मीन्स के जरिए से आपने उसको पेश किया और स्टूडेंट्स बाद में उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो that is called as a synchronous type of distance education. For example, instructions may be delivered via the web or video tapes and the feedback could be sent via email messages. और computer based instruction है, computer based learning. Here the students are required to assemble in a computer lab or in a classroom at a fixed time. So वो computer based distance learning हो जाएगी, जैसे virtual वालों की होती है और virtual वालों की computer based distance learning होती है। उनके लिए फिक्स टाइम है, ओपन यूनिवर्सिटी वालों के लिए फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। जबकि जो वर्चुअल वाले हैं उनके लिए फिक्स टाइम। सो यहाँ ये तीनों टाइप्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग जो है ये मैंने आपके सामने बयान की, और इसमें हमने सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस और जो तीसरी है डिस्टेंस बेस्ड उसको देखा। फिर टाइप्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग क्या है? फिक्स टाइम ऑनलाइन कोर्सेज हैं और ओपन स्केड्यूल ऑनलाइन कोर्सेज हैं। तो ये जहाँ बाकी दो को देखा, ये भी डिस्टेंस लर्निंग की एक टाइप्स है। सो एडवांटेजेस ऑफ डिस्टेंस लर्निंग क्या है? आप सारे लोग जो है वो डिस्टेंस लर्निंग के अगर हो, प्रोवाइड एन इंक्रीज in access to education for those who otherwise have no other opportunities to due to work, family or physical limitations. तो काम की वजह से, फैमिली ऑब्लिगेशंस की वजह से, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से, फिजिकल जो लिमिटेशंस हैं, आपकी जो मोबिलिटी है उसकी वजह से, अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप हैं तो जिनको जो एजुकेशन तक जो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे वो उनके लिए एक्सेस हो गई। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, greater flexibility for scheduling learning, students can determine time and place of class time.
तो ये डिस्टेंस एजुकेशन की एक है। जबकि आजकल सिंक्रोनियस टाइप है, तो सिंक्रोनियस टाइप में आपके पास वो उस तरह से टाइम और प्लेस को, टाइम को सिलेक्ट करना तो आपके बस में नहीं है, बट प्लेस को सिलेक्ट करना आपके बस में। आप में से कोई घर में बैठा हुआ है, कोई ड्राइव कर रहा है, कोई बाजार में घूम रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई झाड़ू पूजा कर रहा है, बट सारे के सारे जो है वो अपने अपनी प्लेस पर वो क्लास के साथ एडजस्टेड। सो फ्लेक्सिबिलिटी इन स्केड्यूलिंग लर्निंग आ गई। आप अपनी लर्निंग को अपनी हिसाब से उसको स्केड्यूल कर रहे हो, और किसी भी तरह से काम के साथ साथ आप सीख भी रहे हो। सो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन लोकेशन फॉर स्टडी, स्टूडेंट्स कैन एंगेज कोर्स एट होम और वर्क और कैंपस और एट ए लाइब्रेरी, कहीं पे भी हैं। लोकेशन का कोई लोकेशन और प्लेस की जैसे बात हुई। डिस्टेंस एजुकेशन इज लर्नर सेंटर्ड, so distance education places responsibility for learning with the learner who must be more active and self-directed. डिस्टेंस एजुकेशन में लर्नर को, स्टूडेंट को एक्टिव होना पड़ता है। अक्सर मैंने देखा स्टूडेंट कहते हैं जी यूनिवर्सिटी ने मुझे किताबें नहीं भेजी, यूनिवर्सिटी ने मुझे लेटर नहीं भेजा, स्टूडेंट ने मुझे, यूनिवर्सिटी ने मुझे मैसेज ही नहीं भेजा, और वर्कशॉप के 3 दिन गुजर गए। सो वर्कशॉप के दिन गुजर गए, वर्कशॉप का पता नहीं चला, वर्कशॉप हो गई और आपको अब पता चला, असाइनमेंट की डेट गुजर गई और अब पता लगा। क्यों ऐसा होता है? जब डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन में स्टूडेंट को एक्टिव होना पड़ता है, सेल्फ डायरेक्टेड होना पड़ता है। एक्टिव और सेल्फ डायरेक्टेड होने की वजह से तालिब इल्म को खुद से अपने लिए ये सारा काम जो है, अपनी लर्निंग जो है उसको देखना है। और चूंकि ये लर्नर सेंटर है, इस वजह से सेल्फ डायरेक्टेड है और एक्टिव है स्टूडेंट। अगर वो अपने इस रोल को बेहतर तौर पर कर पाएगा तो ये मसाइल नहीं होंगे। फैसिलिटेट ग्रेटर लर्नर इंस्ट्रक्टर इंटरेक्शन, so facilitates greater learner instructor interaction डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए से। क्योंकि आपको जो है वो फैसिलिटेशन चाहिए, फैसिलिटेशन की वजह से आपका जो टीचर के साथ इंटरेक्शन बेहतर अंदाज में होगा, जो नॉर्मल अंदाज में उस तरह से नहीं डेवलप हो पाता। इट डज नॉट मैटर वेयर यू लिव, यू कैन गेन ए डिग्री फ्रॉम एनी वेयर इन दी वर्ल्ड। शारजा में बैठे, दुबई में बैठे, अबू धाबी में बैठे लोग ओपन यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री ले रहे हैं। सो यू आर सिटिंग इन अबू धाबी, यू आर सिटिंग इन दुबई, इवन बीएड भी वहां पे है। सो ओवरसीज प्रोग्राम के जरिए से दुनिया में किसी भी जगह पे बैठे हुए आप डिग्री ले सकते हैं। आजकल कई और डिग्रियां, कई और यूनिवर्सिटीज भी अराउंड दी वर्ल्ड डिग्रीज जो है वो ऑनलाइन डिग्रीज के प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। तो आप किसी भी दुनिया के मुल्क से ऑनलाइन प्रोग्राम के जरिए से, डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए से डिग्री कर सकते हो। फैसिलिटेट एजुकेशनल डेवलपमेंट, सो एजुकेशनल और उसमें इंडिविजुअल इंस्ट्रक्टर डेवलपमेंट जो है वो बहुत बेहतर होती है। ऑफन कास्ट लेस देन ए फुल टाइम डिग्री, रेगुलर जाना पड़े, रेगुलर बीएड करना पड़े तो आपका बहुत महंगा पड़ेगा बनिस्बत आपका डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए से है। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप टेक्नोलॉजी कंपिटेंसीज फॉर इंस्ट्रक्टर एंड लर्नर, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन अब जो टेक्नोलॉजी के जरिए से है, आपने मे बी इससे पहले एलएमएस सुना ही ना हो, आपने मास्टर्स कर लिया, लेकिन एलएमएस के बारे में, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के बारे में आपने नहीं सुना होगा। लेकिन जब बीएड में आए तो तब आपको पता चला कि ये भी कोई प्रोग्राम है, ये भी कोई प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, इसके जरिए से भी हम दरसो तदरीस कर सकते। सो टेक्नोलॉजी कंपिटेंसी जो है वो टीचर और स्टूडेंट की बेहतर हो गई, बढ़ गई। एक्सेस टू ग्लोबल सोर्सेज एंड एक्सपर्ट्स वाया इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट रिसोर्सेज, सो एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। जब हम डिस्टेंस एजुकेशन को कहते हैं तो ये इसकी बहुत बड़ी करेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, नॉट एजुकेशन बट क्वालिटी एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। टीचर जो है वो हर एक के घर के अंदर थ्रू दिस टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो जहाँ पे भी बैठा हुआ है इस टेक्नोलॉजी के जरिए से, डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल वाली होने वाली टेक्नोलॉजी के जरिए से सीख रहा है। सो वी कैन डू इट फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। मैं यहाँ इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ, आप पिंडी में बैठे हुए हैं। मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ था, स्टूडेंट्स गुजरांवाला के थे। मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ था, स्टूडेंट विहारी के थे। सो
It can be done from anywhere, any corner of the country. आप अपने इस प्रोग्राम को, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम को टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो यूज कर सकते हो और पढ़ा सकते हो। और जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। टाइम एंड फ्रस्ट्रेशन इन्वॉल्व, हाउ टू गेट ऑनलाइन फॉर नोवाइसेस, बहुत बड़ा इशू है। जो नोवाइस हैं, जो नोवाइसेस हैं, जो न्यूली जो जिनके टेक्नोलॉजी के साथ जिनका ताल्लुक हुआ, तो दोस्त हु आर न्यू टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उनके लिए ऑनलाइन होना बहुत बड़ा इशू है। एलएमएस के ऊपर ज्वाइन कैसे होना है, बहुत इश्यूज आते हैं कि 2-2 घंटे लगे रहे, ज्वाइन ही नहीं हुआ। लैग टाइम बिटवीन स्टूडेंट इनपुट एंड फीडबैक, ओकेजनल इंटरनेट प्रोवाइडर डाउन टाइम, इंटरनेट प्रोवाइडर का जो है सिग्नल नहीं आ रहे, सो सिग्नल के इशू हैं, सर्विस के इशू है, वाईफाई बंद हो गया, ये ओकेजनल इंटरनेट प्रोवाइडर डाउन टाइम है। स्टूडेंट मस्ट बी मोर एक्टिव एंड सेल्फ डायरेक्टेड इन लर्निंग एनवायरनमेंट। एक्टिव और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एनवायरनमेंट इसका चाहिए, लेकिन अक्सर स्टूडेंट जब एट होम होते हैं, घर पे होते हैं, डायरेक्ट किसी भी टीचर के इंस्ट्रक्शन के ज़ेरे साया नहीं होते, तो दे आर एक्चुअली लेस एक्टिव, पैसिव हो जाते हैं। दैट्स वाई वो बेहतर तौर पर जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको बरकरार नहीं रख पाते। सो ओकेजनल फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, ओकेजनल फीलिंग ऑफ आइसोलेशन है। हर कोई अपनी अपनी जगह बैठा हुआ है और अपने अपने घर में बैठा सीख रहा है। सो दैट्स एक्चुअली इसके ज़रिए से आप एक वक्त पे जो रेगुलर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं, दे फील आइसोलेटेड। इसी वजह से जब वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चैट करते हैं, तो फिर चैट करते जाते हैं, अपनी उस फीलिंग ऑफ आइसोलेशन को वो वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ख़त्म करते हैं। So demands large efforts and cost to develop appropriate materials. डिस्टेंस एजुकेशन जैसे CIE के अंदर था, उसी तरह से डिस्टेंस एजुकेशन का भी एक इशू है। डिमांड्स लार्ज एफर्ट्स टू क्रिएट एंड मेंटेन टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जहाँ अप्रोप्रिएट मटेरियल को बनाना है, वहीं पे टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। डिस्टेंस एजुकेशन इज नॉट फॉर एवरीवन, इट इज़ फॉर द अनडिसिप्लिन्ड लर्नर्स नॉर इन फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्टर्स। तो हर एक के लिए ये बेहतर नहीं है। नॉट फॉर इनडिसिप्लिन्ड लर्नर्स, क्यों आपके माइक को ब्लॉक कर दिया गया? बिकॉज ऑफ अनडिसिप्लिन्ड लर्नर्स। और जहाँ पे अनडिसिप्लिन्ड लर्नर्स हैं, वहीं पर ही इनफ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्टर भी आपको मिलेंगे, अनप्रिपेयर्ड इंस्ट्रक्टर भी आपको मिलेंगे। तो दोनों तरफ से, तालिब इल्मों की तरफ से भी अगर तालिब इल्म अनडिसिप्लिन्ड है तो डिस्टेंस एजुकेशन ठीक नहीं रहेगी, और अगर इनफ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्टर हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन देने में मसाइल पेश आएंगे। ओपन लर्निंग क्या होती है? ओपन लर्निंग इज एन इनोवेटिव मूवमेंट इन एजुकेशन emerged in 1970s and involved into the field of practice and study. So refers generally to activities that either enhance learning opportunities within formal education system or broaden learning opportunities beyond formal education system. So इसको हम open learning कहते हैं, जो एक तरह से कहीं ना कहीं डिस्टेंस एजुकेशन के मोड के तौर पर भी है आजकल। Concept of open learning and distance education system focuses on open access to education and training to make the learners free from the constraints of time and place, and offering flexible learning opportunities to individuals and groups of learners. So open learning, ODL, ओपन डिस्टेंस लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ओपन लर्निंग का भी मकसद यही था कि तालिब इल्म को फ्री और फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। जहाँ फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वहाँ पर टाइम और प्लेस के हवाले से पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो टाइम और प्लेस के हवाले से जब पाबंदियाँ ख़त्म होंगी, तो वो फिर ओपन लर्निंग जो है वो बन जाएगी। टीम टीचिंग क्या है? अनदर टेक्निक जो है। सो टीम टीचिंग which is actually developed in 1954 in Harvard University USA, और इसको जो बनाने वालों में से जो फ्रांसिस चेज भी हैं, सो शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर फ्रांसिस चेज ने टीम टीचिंग को इफेक्टिव टीचिंग के तौर पर इस्तेमाल भी किया। सो टीम टीचिंग वर्ड से या इसके नाम से ज़ाहिर है मीन टीचिंग हो रही है, बट विद द हेल्प ऑफ टीम।
So team teaching is a well organized system of teaching in which many teachers impact impart instruction to a group of students in a cooperative manner. तो जब टीचर्स की एक टीम, साजा की एक टीम जो है वो कोऑपरेटिव मैनर्स के अंदर किसी भी ग्रुप को टीचिंग करने की तरफ जाए तो ऐसी टीचिंग को टीम टीचिंग कहते हैं. So team teaching is a well organized system of teaching in which many teachers impart instruction to a group of students in a cooperative manner. So team teaching is a type of instructional organization involving teaching personnels and the students assigned to them, in which two or more teachers are given responsibility looking together for all or a significant part of the instruction for some group students. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को फॉर सम ग्रुप, अगर आप तालिब इल्म को या तलबा को पढ़ाने के लिए दो या दो से ज्यादा टीचर्स को लेते हुए टीचिंग करते हो तो ऐसी टीचिंग को टीम टीचिंग कहते हैं. सो दैट इज ए टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कि जिसके अंदर मोर देन वन पर्सनल इज इन्वॉल्व्ड और वो टू और मोर देन टू टीचर्स जो हैं दे गिवन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्ट्रक्ट दैट ग्रुप. तो ऐसे टीचिंग को हम टीम टीचिंग कहेंगे. करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? इकोनॉमिकल टीचिंग होती है. देन क्यों इकोनॉमिकल टीचिंग? इन द सेंस दैट इट रिजल्ट्स इन मोर वर्क इन लेस टाइम. दो टीचर्स हैं, दोनों ने काम आपस में बांट लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट ली, ज्यादा काम कर सकते हैं थोड़े वक्त के अंदर. प्रॉपर यूज ऑफ टैलेंट्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ टीचर. कोई किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा बेहतर है, कोई उसके अंदर इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बेहतर पढ़ा सकता है, कोई सोशल कॉन्सेप्ट्स को बेहतर पढ़ा सकता है. प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ स्कूल है. प्रमोट कोऑपरेशन एंड ग्रुप वर्क है अमंग टीचर्स. एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज टू टीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स. Allotment of time according to the importance of subject. Provide appropriate learning environment. Constructive supervision on the activities of students and teaching appropriate to the levels of the learner. तो ये सारी अगर हम टीम टीचिंग की करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो इसके जरिए से इन खूबियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि टीम टीचिंग इज बेटर वन. इकोनॉमिकल टीचिंग होती है, ठीक है, ये तो अभी पहले हमने डिस्कस कर लिया जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से. टीम टीचिंग के स्टेप्स कौन से हैं? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, एवेल्युएशन है. सो इन्वॉल्व फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, राइटिंग इन बिहेवियरल टर्म्स. जब आप प्लानिंग कर लेते हो, देन ऑर्गेनाइजिंग, डिटरमिनिंग द लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड देन ऑन टू मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर्स. सो तीन बुनियादी तौर पर स्टेप्स हैं. प्लानिंग का स्टेप्स है, ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप है और एवेल्युएशन का स्टेप है. सो फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइटिंग इन बिहेवियरल टर्म्स हैं. फर्दर उसके अंदर डिसाइडिंग द डिटेल्स ऑफ द मटेरियल टू बी टॉट, असाइनिंग ड्यूटीज टू टीचर, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स and other inputs, and then on to organizing, determining the level of instruction. Some questions are asked to explore the background of the content, selecting the appropriate communication strategy by considering the level of the learners, and then on to final evaluation, measuring performance of the learner. And it also provides reinforcement to the learner, to the team of the teachers as well as to the learners. तो ये steps in team teaching को जब हम देखते हैं, एडवांटेजेस इसके क्या, डिसएडवांटेजेस भी हैं. सो लैक ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर कोलैबोरेटिव वर्क. टीम टीचिंग है तो टीचर्स को इकट्ठा बैठना पड़ेगा, इकट्ठा बैठना ही तो सबसे बड़ा इशू है. सफिशिएंट टाइम फॉर कोलैबोरेटिव वर्क नहीं मिल पाता. लैक ऑफ ट्रेनिंग है इन ग्रुप डायनेमिक्स. सो ग्रुप डायनेमिक्स में तमाम अफराद जो हैं, टीचर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ट्रेनिंग नहीं उनको दी जाती कि ग्रुप डायनेमिक्स में किस तरह से काम करना है. प्रॉब्लम विद ओवरलैपिंग रोल्स. तो बेहतर तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते वक्त ओवरलैपिंग आ जाती है. ट्यूटोरियल्स एंड स्टेटस कन्फ्लिक्ट, टेरिटोरियल एंड स्टेटस कन्फ्लिक्ट है. सो टेरिटोरियल एंड स्टेटस कन्फ्लिक्ट, टाइम के ऊपर बड़ा कन्फ्लिक्ट आ जाता है, क्लास के ऊपर कन्फ्लिक्ट आ जाता है. इनसफिशिएंट फंडिंग एंड इनएडिक्वेट लॉजिस्टिक्स. इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इज लॉस्ट. नॉन फ्लेक्सिबल इन एड्रेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल. confusion about learning expectations.
एंड डिस्पैरिटी इन एवेल्यूएशन। सो जहाँ एक से दो टीचर हो गए, जहाँ पर टीचर ज़्यादा हो जाएंगे, वहाँ पर ये चीज़ें जो है ये प्रॉब्लम्स की सूरत में आ जाएंगी, और उसमें स्टूडेंट्स की जो उनकी असेसमेंट के हवाले से, उनको पढ़ाने के तरीके के हवाले से, टीचिंग मेथड के हवाले से, एक टीचर एक मेथड से पढ़ा रहा है, दूसरा दूसरे से पढ़ा रहा है, सो फर्क आ जाएगा और बच्चे भी नहीं समझ पा रहे होंगे। वो एक मेथड से हम मांगूंगे तो दूसरा मेथड आ जाएगा, दूसरे से हम मांगेंगे तो पहला मेथड आ जाएगा। सो एक ही वक्त में टीचर्स को मुख्तलिफ क्वालिफिकेशन के अमल, मुख्तलिफ टीचिंग स्टाइल को इस्तेमाल करने वाले टीचर से जो वास्ता पड़ता है, जिसकी वजह से बेहतर तौर पर लर्निंग नहीं हो पाती। डिस्कशन मेथड कौन सा है, जो नेक्स्ट हमारी एक स्ट्रेटजी है। सो डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग इज ए ग्रुप एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द टीचर एंड स्टूडेंट्स टू डिफाइन द प्रॉब्लम एंड सीक इट्स सॉल्यूशंस। टीचर और स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप एक्टिविटी के जरिए से किसी भी प्रॉब्लम को वो डिफाइन करते हैं और फिर उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। सो firstly defining the problem and then seeking onto its solutions in a group activity way. So that is called as discussion method. Discussion method is described as constructive process involving listening, thinking as well as speaking ability of the students. जो तीन स्टेप्स इसमें बुनियादी तौर पर होते हैं, ओरिएंटेशन है, एंगेजमेंट है, डीब्रीफ है। ओरिएंटेशन क्या होगी, क्लियरली डिस्क्राइब द क्वेश्चन, दैट इज द डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। ओरिएंटेशन में क्लियरली डिस्क्राइब द क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ स्टूडेंट्स हैव टू प्रिपेयर फॉर डिस्कशन, explain how the discussion will be conducted and encourage the students to think। ये ओरिएंटेशन की स्टेज है। और जब आपने ये ओरिएंटेशन या इंस्ट्रक्शंस दे दी, देन ऑन टू एंगेजमेंट है। अब उनके उस टाइम को किस तरह से आपने एंगेज करना है। सो डेवलप एन एनवायरनमेंट, present clear questions to focus the discussion, start by asking students to define the terms, if necessary help the students, wait for each student to answer the question, refocus discussion, keep a progressive record, close discussion by summarizing or evaluating। और जब एंगेजमेंट वाली ओरिएंटेशन के स्टेप्स के बाद एंगेजमेंट का स्टेप खत्म होगा, तो देन ऑन टू डीब्रीफ, अलाउ टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू मेक देयर ओन नोट्स and facilitate students reflection on what they learned। So debriefing में यहाँ आप देखोगे सारे के सारा काम स्टूडेंट्स कर रहे हैं। सो ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट और डीब्रीफिंग के जरिए से तलबा जो हैं वो अपने मकसद क्या है, टू लर्निंग टेक प्लेस, वो लर्न कर जाएंगे और फिर अपनी लर्निंग को नोट्स की सूरत में बयान करेंगे। तो फिर चंद प्रिंसिपल्स भी हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्कशन मेथड, जो आपके सामने यहाँ दिए हुए हैं। मैं चंद एक आपको सामने पेश कर देता हूँ। दी ऑब्जेक्टिव्स should be clearly defined and understood by all participants। what is the objectives of the discussion? So वो clearly state होने चाहिए। teacher should prepare carefully as a facilitator to guide। so question outlines should be prepared carefully। the member of the group should come prepared, have a basic knowledge about the topic to be discussed। और ये सारी चीजों को करते हुए फाइनली एम्फेसिस ऑन लर्निंग इंस्टेड ऑफ टीचिंग होनी चाहिए इसके ऊपर। सो डिस्कशन मेथड के अंदर एम्फेसिस ऑन लर्निंग होती है, क्योंकि टीचर जो है वो एज ए फैसिलिटेटर एक्ट कर रहा होता है और स्टूडेंट जो है वो एक्टिव लर्नर्स की सूरत में हो रहे होते हैं। एंड वेटेज एंड पेनल्टी पॉइंट्स होने चाहिए। अगर कोई बेहतर डिस्कशन करता है तो उसको इंसेंटिव, उसको वेटेज की सूरत में मिलना चाहिए, और अगर कोई हिस्सा नहीं लेता बल्कि डिस्टर्ब करता है तो उसके लिए पेनल्टीज भी होनी चाहिए। तो ये डिस्कशन मेथड जो है ये भी एक बहुत अहम एक स्ट्रेटजी है कि जो हम क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए से हम टीचिंग को बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। अब किस तरह से डिस्कशन हो सकती है, कौन से फॉर्म है, यह चंद फॉर्म आपके सामने बयान किए हुए हैं। रोल प्ले इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डिस्कशन मेथड, पार्टिसिपेटरी लर्निंग मेथड है, फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन है, पैनल डिस्कशन है, सेमिनार हैं, सिंपोजियम्स हैं। सो ये मुख्तलिफ अंदाज में डिस्कशन जो है वो की जा सकती है। ज़्यादातर हम जो करते हैं वो रोल प्ले की सूरत में और पार्टिसिपेटरी लर्निंग मेथड की सूरत में
कि जिसके अंदर जो है या फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन है जो पहली 3 है, बाकी 3 थोड़ी सी हायर लेवल की हो जाती हैं, क्लासरूम के अंदर उनको अरेंज करना मुश्किल हो जाता है. So educational technique in which people spontaneously act out problems of human relations and analyze the enactment with the help of other role players and observers. इसी तरह से पार्टिसिपेटरी लर्निंग जो मेथड है, engage students as active participants in the full life cycle of homework, project and examinations. And farmer group discussions are held by small groups as well as the larger group. So क्लासरूम में हम सबसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो कर सकते हैं वो फार्मर ग्रुप डिस्कशंस की सूरत में, फिर पार्टिसिपेटरी लर्निंग मेथड्स की सूरत में और रोल प्ले की सूरत में, जबकि सेमिनार, पैनल डिस्कशन और सिंपोजियम भी एक तरह से इस्तेमाल होते हैं जो डिस्कशन मेथड के हवाले से. लेक्चर मेथड क्या है? सो लेक्चर मेथड आप तमाम लोग बेहतर तौर पर जानते हो. द लेक्चर इज ए पेडागोजिकल मेथड वेयर बाई टीचर फॉर्मली डिलीवर्स ए केयरफुली प्लान्ड एक्सपोजिटरी एड्रेस ऑन सम पर्टिकुलर टॉपिक और प्रॉब्लम. जब कोई टीचर जो है वो फॉर्मली केयरफुली प्लान्ड लेक्चर को या टॉपिक को या प्रॉब्लम को तलबा के सामने पेश करता है, तो ऐसा मेथड जिसके जरिए पेश किया जाता है उसको लेक्चर कहते हैं. एक और भी लेक्चर इज ए मेथड वेयर बाय टीचर एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स delivers instruction and the students at the time of examination recall that instruction for the purpose of passing exams. Lecture method is a method of instruction in which teacher as a subject matter expert delivers instructions and the students at the time of examination recalls that instruction, reproduce it for the purpose of passing those exams is called as lecture method. So planning lecture method कैसे होगा? कुछ सवालात हैं, कुछ बातें हैं जो टीचर को याद रखनी है, लाइक हु इज योर ऑडियंस, हु, व्हाई, हाउ लॉन्ग, व्हाट, जो ज़हन नशीं रखनी है. हु इज द ऑडियंस, what is the purpose of your lecture, how much time is available, what is the subject matter. ये सारी चीज़ें आप ज़हन रखते हो जब आप लेसन या को लेके लेक्चर मेथड को इस्तेमाल करते हो, प्लान करते हो. पर्पस क्या है? गिव जनरल इंफॉर्मेशन ऑन ए सब्जेक्ट. लेक्चर मेथड ओरिएंटेशन के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है. जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो आप लेक्चर मेथड के ज़रिए दे सकते हो, जबकि अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन के लिए आपको मेथड चेंज करना पड़ता है. तो जनरल ओरिएंटेशन और इंफॉर्मेशन आने सब्जेक्ट आप लेक्चर मेथड के जरिए से दे सकते हैं. गेन एक्सेप्टेंस फॉर ए न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, जहां आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो, दूसरे जो इख्तलाफ करें किसी कॉन्सेप्ट के हवाले से, तो वहां पे लेक्चर मेथड आप दे सकते हैं. चेंज बेसिक एटीट्यूड एंड टीच ए पर्टिकुलर स्किल, तो ये खास स्किल को सिखाने के लिए आप लेक्चर मेथड इस्तेमाल करते हैं. एडवांटेजेस क्या है? इकोनॉमिकल मेथड है. सो इकोनॉमिकल मेथड है. Using this method, the knowledge can be imparted to students quickly and prescribed syllabus can be covered in short time. So prescribed syllabus को कम वक्त में तेजी के साथ आप पहुंचा सकते हो. लेक्चर मेथड है. क्वाइट अट्रैक्टिव है और इजी टू फॉलो है. सो अट्रैक्टिव है और इजी टू फॉलो है. And also this method teachers can develop his own style of teaching and expositions. Simplifies the task of a teacher as she dominates the lesson for 70 to 85% of the lesson time. Simplifies the task of teacher, यहाँ हमारे यहाँ इसमें भी 100% ही है. So 100% टीचर डोमिनेटेड है और टीचर अपने हिसाब से टास्क जो है वो उसने तैयार किए हुए हैं और उन्हीं टास्क को कंप्लीट करने के लिए टीचर मेहनत कर रहा है. So it simplifies the task of teacher. Or some good lectures delivered by the teachers may motivate, instigate and inspire a student for the creative thinking. जब हम लेक्चर मेथड की खूबियों की बात करते हैं और जहाँ ये खूबियाँ हैं वहाँ और भी इसकी हैं. Students participation is negligible and students becomes passive. सो ये एडवांटेजेस से ज़्यादा ये डिसएडवांटेजेस है. स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन नेग्लिजिबल हो जाती है, स्टूडेंट्स बिकम पैसिव हो जाते हैं.
never show students as concentrating and understanding the subject matter being taught to them by teacher. So second disadvantage जो है कि स्टूडेंट्स जो है उनकी कंसंट्रेशन नहीं रहती. नॉलेज इज इम्पार्टेड सो रैपिडली दैट वीक स्टूडेंट्स डेवलप हेट्रेड फॉर लर्निंग. लेक्चर मेथड जो है वो वीक स्टूडेंट्स के लिए बेहतर नहीं है. नो प्लेस फॉर लर्निंग बाय डूइंग, लाइक डज नॉट टेक केटर टू इंडिविजुअल नीड्स, नॉट सूटेबल फॉर एक्सपेरिमेंटल साइंसेज और सब्जेक्ट्स. तो आपके साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए ये सूटेबल नहीं है. Authoritarian methods as students cannot challenge or question the verdict of a teacher. So आप टीचर के वर्डिक्ट को, टीचर की बात को आप रिजेक्ट नहीं कर सकती. डज नॉट प्रोवाइड रेमेडियल हेल्प टू स्लो लर्नर्स. सो स्लो लर्नर्स के लिए कोई इसमें मदद नहीं है. हम लेक्चर मेथड तक ही पहुंचे थे. सो उसके बाद केस स्टडी हमारा रह गया, और फिर एक दो और जो क्वेश्चन मेथड के हवाले से था, हमारा ये टीचिंग स्ट्रेटजीज के हवाले से था, और कुछ स्ट्रेटजीज मैंने आपके सामने बयान की. तो बहुत शुक्रिया. थैंक यू. सी यू टुमारो फॉर नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज.